सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिनव पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग से हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज़, किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही है रिसोर्स प्लानिंग। ये एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। हम देखते हैं, एक फर्दर स्टडी करते हैं कि किस जगह पे, कहाँ पे, कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। फिर उसकी हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in country like India, which has enormous diversity in the availability of resource. आप जैसा कि जानते हैं, हमारे भारत देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और हमें उसकी अच्छे से प्लानिंग करके उसको एनहेंस करना है। जैसा हम देखते हैं कि कुछ जगह पे जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो जहाँ पे ज़्यादा है और कहीं जहाँ पे कम है, तो कम वाली जगह पे हम उस रिसोर्स को भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके या फिर उसको निकाल कर वहाँ पे पहुँचाएँ जहाँ पे जगह कम है। तो इसकी एक फर्दर वे में प्लानिंग एक अच्छे से होनी चाहिए। तो ये तो ओवरव्यू था रिसोर्स प्लानिंग की कि किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। आप जैसा जानते हैं, इन सब एरिया में कोल डिपॉजिट ज़्यादा है और मिनरल्स भी ज़्यादा हैं। तो जैसे और भी हमारे फर्दर स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ पे ये सब चीज़ें कम मिलती हैं। जैसे कोल वहाँ पे आप राजस्थान में नहीं मिलती। तो क्या एक रिसोर्स प्लानिंग होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ वहाँ के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये देखिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है, बिल्डिंगें कम है, रोड आने जाना कम है, रोड्स की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी कम है। लेकिन वहाँ क्या है, वाटर रिसोर्स ज़्यादा है। तो हमें क्या एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ पे हर चीज़ बैलेंस वे में हम उसको ले जा सकते हैं। आगे देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इस पे नज़र डाल लेते हैं कि हम लोग अपने भारत देश में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करें। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ अ कंट्री। जैसा मैंने पहले बताया था कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि किस जगह में, किस रीजन में कौन से रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसकी फिर क्या करो, सर्वेइंग करो, मैपिंग करो और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करो कि सर्वे करो, मैपिंग करो उसकी, और कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, इस चीज़ के बारे में पता लगाओ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अगर आपको उस जगह का रिसोर्सेज को आपको यूटिलाइज़ करना है तो आपको कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि हाँ, वहाँ पे प्लानिंग करो, फिर उस प्रोसेस को आगे एक्सेलरेट करो। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, वही जो मैं पहले आपको बता रहा था कि इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में भी प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि जहाँ पे कि अपने रिसोर्स को आप कैसे कंजर्व कर पाओ, कैसे उसको बचा पाओ। जैसे ठीक है, किसी एरिया में बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो आप उसका इतना ओवर यूटिलाइजेशन ना कर दो कि आपको सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम सारी चालू हो जाएं। तो ये होता है कि आपको रिसोर्सेज को कंजर्व करके भी चलना पड़ता है कि ज़्यादा इसका एक्सप्लॉटेशन ना हो और ज़्यादा ये वाइड स्केल पर इसका वेस्टेज ना हो। एक नज़र डाल लेते हैं लैंड रिसोर्सेज पे। लैंड रिसोर्स क्या होते हैं? जैसे लैंड रिसोर्स पे सब कुछ आ जाएंगे आपके, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज रीजन जितने हो गए, ये आपके लैंड रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज पे आप क्या करते हो,
आप जहाँ रहते हो, आपकी बिल्डिंगें खड़ी हैं, घर हैं, जहाँ पे आप खेती करते हो, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ ही आ जाते हैं लैंड रिसोर्सेज में। ये एक पाई चार्ट है, ये ओवरव्यू है इंडिया का कि हमारे पास कितने कितने परसेंट में कौन कौन से लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। जैसे प्लेन लैंड है हमारे रहने लायक, जहाँ पे खेती वेती कर सकते हैं, तो वो है 43% ऑल ऑफ ओवर इंडिया में जो ये है। फिर है देखिए माउंटेन्स कितने हैं, माउंटेन्स है 30%, 30% माउंटेनियस रीजन है अपने इंडिया में। और प्लेट्यू रीजन देखिए 27% है प्लेट्यू रीजन। तो ये था अपना लैंड रिसोर्स इन इंडिया का, ये एक पाई चार्ट है। तो एक नज़र डालते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे। लैंड, हम कितनी लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं, ये उसके बारे में एक ओवरव्यू है। और लैंड यूटिलाइज हम क्या क्या आ जाता है इसके अंडर में, कितने हमारे पास कितने फॉरेस्ट हैं, हम कितने जगहों पे खेती कर रहे हैं, कितने हमारी बंजर भूमि पड़ी हुई है, कितने पे हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब बने हुए हैं। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको एक चार्ट, पाई चार्ट में। तो ये है इंडिया का, भारत का लैंड यूटिलाइजेशन कि क्या कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कितने परसेंट हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये पूरा ओवरव्यू है एक, जैसे आप देख सकते हैं 45.26% है फॉरेस्ट है, जंगल है। ये 1960 की रिपोर्ट है, ये 2002 की रिपोर्ट है। आप गूगल करके अपडेटेड भी देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों के आंकड़ों में हम कंपैरिजन करते हैं, तो 1960 और 2002 के बीच में जो हमारी फॉरेस्ट है वो उसमें काफ़ी कमी आई है, 2% गिरा हुआ है। लेकिन अभी इसके लिए जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे रोड के किनारे पेड़ लगाना, बीच में पेड़ लगा देते हैं, दो रोडों के बीच में पेड़ लगा के जो डिवाइड करते हैं। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। बंजर ज़मीन जो है, वेस्ट लैंड जो है, वो 12.01% थी, इसमें कमी आई है 6.29, मतलब ये अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हो, एक अपने से एनालाइज कर सकते हो इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि हम जो लैंड की जो बर्बादी कर रहे हैं, जो लैंड किसी उपयोग में नहीं है, जो ज़मीन किसी उपयोग में नहीं है, उसको हम निरंतर जो उसका जो फर्टिलिटी लेवल है उसको कम करते जा रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन से हम ये समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too having a contributed significantly in a land degradation। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, है ना, जंगल साफ करके हम वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लैंड पूरी तरीके से डिग्रेड हो रही है। मतलब इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ जो अपनी मिट्टी है, वो जो मिट्टी अपनी रिच रिसोर्स ऑफ मिनरल्स वो खो देगी, तो ज़मीन जो है खेती करने लायक नहीं रहेगी। Mining sites are abandoned after excavation work is completed, leaving deep scar and traces of overburning। माइनिंग एक बार जब कर लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, गड्ढे खुले ही छोड़ देते हैं कहीं कहीं पे। तो इसको पूरी तरीके से भर के वैसे जाना चाहिए, जिसकी वजह से देख रहे हैं लिविंग अ डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग। तो ये भी माइनिंग की वजह से भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन एक मास स्केल पे हो जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग भी एक फैक्टर होता है। ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग का मतलब, ओवर ग्रेजिंग से आप क्या समझते हो, जो कैटल्स वगैरह ग्रेज करते हैं किसी फील्ड पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर है सॉइल की, वो डिग्रेड होकर निकल जाती है। जो ऊपर वाली जो लेयर होती है सॉइल की, वो क्या फिर उसमें इरोजन होना बहुत आसानी हो जाती है, तो वो भी इरोड होती है सारी की सारी। तो ये एक था। और ये एक फैक्टर्स हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन पे अफेक्ट करते हैं। The mineral processing like grinding of limestone from cement industries and silicate and
Soapstone for ceramic industries generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into soil after it settle down on the land. तो क्या देखिए, जो हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं लाइमस्टोन की, सीमेंट इंडस्ट्री से जो हमारे पार्टिकल्स वगैरह उड़ते हैं, सिलिकेट हुआ, सिरामिक इंडस्ट्री से जो डस्ट जनरेट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर वो वाटर में मिलते हैं, फिर वो क्या होते हैं इनडायरेक्टली जाके सॉइल में मिलते हैं। तो क्या है, ये हमारे सॉइल को भी डिग्रेड कर रहा है। लैंड की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से वो वहाँ पे डिग्रेड हो जा रही है। इससे क्या लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है और वाटर पॉल्यूशन दोनों हो रहा है। तो ये होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के कुछ फैक्टर्स हैं। बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स की। कंजर्वेशन मतलब उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उसको कंजर्व कैसे किया जाए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन फॉलोइंग नंबर ऑफ चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या क्या मेजर स्टेप्स उठा सकते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स है आपका। सॉइल, सॉइल से आप क्या समझते हो? वो होती है मिट्टी, और सॉइल में ही हम सब कुछ अपनी वेजिटेशन वगैरह, अनाज वगैरह सब कुछ वहीं ग्रो करते हैं। हमारे फॉरेस्ट भी सॉइल की वजह से ही ग्रो होते हैं। तो ये सॉइल जो है हमारा एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ये जो बेड रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, सबस्ट्रेटम होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम लगता है इस रॉक को सॉइल बनने में। काफ़ी सारे प्रोसेस चलते हैं रॉक से सॉइल बनने में, तो काफ़ी लंबा टाइम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम इसके सॉइल को ज़्यादा जल्दी पोल्यूट करते रहेंगे तो टाइम तो ये इतना ही लेगा जितना टाइम में बनता है। ऑल ऑफ सडन तो ये अपने प्रोसेस को कम तो नहीं कर देगा कि कम टाइम में बनने लगे, और हम पोल्यूशन के लेवल को हाई स्पीड से बढ़ाते रहें तो ये हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध हो सकता है आगे चल के। आइए तो एक नज़र डाल लेते हैं। Soil is the most important renewable natural resources. It is the medium of plant growth and support different types of living organism on earth. The soil is a living system. It takes millions of years from soil up to few centimeter in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and the time are important factor for the formation of soil. जैसा कि मैंने बताया आपको कि काफ़ी millions of year लगते हैं इस रॉक को सॉइल बनने में, वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू। जैसे कि वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा। ये प्रोसेस होते हैं एक रॉक से सॉइल बनने में। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। और सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक ह्यूमस फैक्टर जो होता है ना, ये सबसे फैक्टर रिच मिनरल रिसोर्स का फैक्टर होता है कि किसी भी जगह पे एक पेड़ पौधे या वेजिटेशन को ग्रो करने में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ह्यूमस अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। जैसे अभी हम आगे चल के भी देखेंगे कि जब सॉइल की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉइल में कितने 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 डेफिशिएट है और कितना ज़्यादा ह्यूमस पाई जाती है। देखिए, एलुवियल सॉइल पहला क्लासिफिकेशन है अपना, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। सबसे फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल मानी जाती है हमारे इंडिया में। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। हमारी जो नॉर्थ के रीजन है सारे, आप जिसमें आप ये ले लो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब यहाँ पे मैक्सिमम कर एलुवियल सॉइल मिलेंगे आपको। दीज हैव बीन डिपॉजिट बाई 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। देखिए, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These soil are also extend in Rajasthan and Gujarat, though a very narrow corridor. Alluvial soil is also found in eastern coastal region, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari and the Krishna and the Kaveri rivers. तो ये थोड़ा साउथ रीजन में भी आप जाओगे, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, तो वहाँ भी आपको ये इन नदियों के थ्रू जहाँ पे इसके डेल्टाज हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको और आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ये बताता हूँ मैं। ये जैसे एक माउंटेन है,
ठीक है। अब नॉर्दर्न रीजन में ये हिमालयन माउंटेन है। अब यहाँ से बारिश हो रही है, नदी निकल रही है, ठीक है, ठीक है, ये नदी निकल रही है। तो ये क्या करती है, जब नदी निकलती है तो यहाँ पे जो सेडिमेंट रॉक्स के जो भी रहते हैं पार्ट होते हैं, तो वो क्या करती है, वो इरोड करते हुए आगे बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है, जब वो इरोड कर रही है, जैसे हमारी ये सॉइल है यहाँ पे, ठीक है, वो इस चीज़ को, इस जगह को इरोड करते हुए अपने जो इसके सेडिमेंट्स वगैरह हैं सब कुछ अपने साथ लेके आगे बढ़ती है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि नदी के थ्रू जितने भी सेडिमेंट पार्ट्स है, एलुवियम, इसको एलुवियम कहते हैं, वो हमारे रीजन में आते हैं, ठीक है। और ये एकदम रिच रिसोर्स होते हैं वेजिटेशन के, और इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाई जाती है। तो दो चीज़ें एलुवियल सॉइल में भी आप एक पढ़ेंगे, भांगर और खादर। ये भांगर और खादर क्या होती हैं वो आपको इससे पता चलेगी। जब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर होता है यहाँ पे, तो क्या करेगी, ये कुछ जगह मिट्टी यहाँ से काट देगी। मिट्टी काटने के बाद फिर क्या होगा, थोड़ा सा ये जो नदी है अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, अपना फ्लो चेंज करेगी। तो जैसे ही वो फ्लो चेंज करेगी तो यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे मिट्टी के वो रह जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ पोर्शन रह गए, और फिर ये क्या करेगी, यहाँ वाले रीजन को फिर से काटना चालू कर देगी, सेडिमेंट्स को काट के फिर ये एलुवियम को आगे फॉरवर्ड करेगी। तो ये क्या है, यहाँ वाले जो बच गए ऊपर के, वो उसको हम कहते हैं बांगर, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं उसको। और अब जो नए नए हैं उसको हम कहते हैं खादर, वो न्यू एलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो भांगर जो है वो लेस फर्टाइल रहती है एज कम्पेयर टू द खादर। तो ये इसका ओवरव्यू था, और आगे मैं दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ दीज सॉइल कंटेन एडुकेट पोर्शन ऑफ पोटाश। देखिए ये किस किस में रिच होते हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, विच इज़ आइडियल ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स इन द पल्स क्रॉप। देखिए इनमें ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा गन्ना, पैडी, वीट और ये सब चीज़ें मोस्टली नॉर्दर्न रीजन में ही पाई जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। ये देखिए उसकी फ़ोटो है एलुवियल सॉइल। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल देखिए नाम से ही है ब्लैक, और दिखने में भी ब्लैक होती है, तो इसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसको आप इजी वे में आप आराम से पहचान सकते हो। इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये पाई जाती हैं ब्लैक सॉइल, वहाँ पे कॉटन इजीली ग्रो करता है। दिस टाइप ऑफ टिपिकल of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and it is made up of lava flow। इसकी जो फॉर्मेशन है कई सालों पहले बनी होगी, लावा फॉर्मेशन से बनती है ये। इसका भी प्रोसेस होता है। दे कवर प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा रीजन, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंडेड टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। देखिए ये इसके रीज़न है, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ब्लैक सॉइल किस किस रीजन में पाए जा सकते हैं। और एक चीज़ और है, इसके साथ आप मैप प्रैक्टिस भी करें, या क्वेश्चन बोर्ड में भी ये भी पूछ सकता है मैप के थ्रू कि पॉइंट द लोकेशन वेयर द ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड, वेयर एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेली मटेरियल। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये मॉइस्चर अच्छे से होल्ड कर लेता है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट such as calcium carbonate, malime. These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. देखिए इसकी जो कौन कौन से खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट और मलाइम, ठीक है। ये फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें कम पाए जाते हैं, पुअर रिच रहती है इसकी। और ये गर्मी के सीज़न में डीप क्रैक्स आप इसमें देखोगे आप गर्मी के सीज़न में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, ये देखिए मैं इस फोटो भी अपने स्लाइड्स में डाल दिया हूँ ताकि
आप देख के तुरंत बता सकते हो। देखिए ये रेड और येलो सॉइल है। ये देखिए रेड सॉइल्स आर डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। जहाँ पे रेनफॉल कम होगी वहाँ पे ये रेड एंड येलो सॉइल्स पाए जाते हैं। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन and along the Piedmont zone of the Western Ghat. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. It looks like yellow when it occurs in a hydrated form. इसमें रेड आपको इस वजह से दिखता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पोरस होते हैं, रिच इन आयरन कंटेंट होते हैं। ठीक है, और जब इस पे और ये येलो तब दिखती है हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है तो फिर ये येलो दिखती है। बात कर लेते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल को आप देख सकते हैं, ये थोड़े ब्रिक्स फॉर्म में होती है। ठीक है, द लेटराइट सॉइल डेवलप्ड अंडर अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई रीजन। ठीक है, अल्टरनेट वेट और ड्राई रीजन होता है। द सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लेटरेटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। ये बहुत ही एसिडिक होती है। ठीक है, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। यहाँ पे आप खेती वेती नहीं कर सकते, यहाँ पे आप पेड़ पौधे कम देखोगे इसको, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है ना। और मोस्टली ये अकर होती हैं, पाई जाती हैं सदर्न स्टेट में, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। Where these soils support deciduous and evergreen forest in a humus rich but under surface vegetation and a semi arid environment. It is generally humus poor। मतलब ह्यूमस पुअर मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक पुअर है, यहाँ पे आप वेजिटेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो ये कुछ एरियाज भी हैं जहाँ पे हिली एरियाज पे भी ये पाई जाती हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे क्या क्या खेती कर सकते हो। तो मेनली यहाँ पे जो खेती पाई जाती हैं जो है रेड लेटराइट सॉइल में, जैसे जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश केरला में पाई जाती हैं, वो कैश्यू नट्स मिलता है, डेट्स जो आप खाते हो, खजूर जो होता है, वो यहाँ पे खेती हो सकती है। तो इन सब की खेती यहाँ पे मोस्टली पाई जाती है लेटराइट सॉइल पे। अब बात कर लेते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल आपका ये कह सकते हो कि ये राजस्थान में पाई जाती है। ड्राई क्लाइमेट होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे ह्यूमस एकदम नहीं पाई जाती, मॉइस्चर नहीं होता है। जैसे आप बात कर सकते हो राजस्थान एरिया में जितनी भी सॉइल पाई जाती हैं वो है एरिड सॉइल। ठीक है, अब जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमस नहीं है, तो वहाँ भी वेजिटेशन ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये होती है एरिड सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मेनली होती है हिली माउंटेन्स एरिया में पाई जाती है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होता है। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे ये फॉरेस्ट सॉइल का। तो इसको आप देख सकते हो, ये इसमें भी लो ह्यूमस होता है, ह्यूमस कंटेंट होता है। लो ह्यूमस कंटेंट मैं पहले ही बताया आपको कि जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। ह्यूमस अगर रहेगा तो ही आपकी वेजिटेशन अच्छी हो पाएगी, सब कुछ अच्छा हो पाएगा। तो ये फॉरेस्ट सॉइल के बारे में था, इसके बारे में आप देख लिया। अब देखते हैं सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन से आप क्या समझते हो? सॉइल का डिग्रेडेशन होना, सॉइल कटना जिसको कहते हो आप, इरोड होता है। इरोजन का बेसिक मतलब है, जैसे सॉइल का इरोजन हो गया मतलब सॉइल जो है अपनी जगह से कट के फिज़िकल और नेचुरल प्रोसेस से और मैन मेड प्रोसेस से भी हो सकता है ये। तो इसके भी फैक्टर्स काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए, इसके डेफिनेशन पे आते हैं। सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन। मतलब वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, जो लेयर बाई लेयर अगर सॉइल कट रही है आपकी, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गोज साइमल्टेनियसली as generally there are balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to human activity like deforestation, overgrazing, construction and mining. सॉइल का फॉर्मेशन और इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस में अपने आप होता रहता है।
लेकिन हम जो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस जो इरोजन है उस प्रोसेस को हम और तेज़ कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से और माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। जैसे हवा चलती है वो सॉइल के कुछ पार्ट्स उड़ा के ले जाती है ना। ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से भी सॉइल इरोजन वगैरह होता है जो आप देखते हो। तो ये सब तो नेचुरल प्रोसेस है। बारिश हुई, बारिश होने से क्या हुआ, सॉइल कट के फिर वो आगे बढ़ती है, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे होता है कि आप जहाँ देखते हो कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे क्या है, डीप चैनल्स फॉर्म होते हैं। डीप चैनल्स जो फॉर्म होते हैं गलीज टाइप में वो फॉर्म हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आप देखे होंगे, गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, जैसे लगता है ये गली है। आप इसमें आराम से जा भी सकते हो, दोनों साइड एकदम वॉल खड़ी हो जाती है मिट्टी की, बीच में जहाँ से वाटर पास होती है वो अपना पाथ बना देती है उस जगह पे। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज अ बैड लैंड। देखिए इससे क्या है, यहाँ पे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो ये जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती वो क्या होगी, बंजर भूमि होगी, बैड लैंड हो गया। बैरन तो नहीं कह सकते, बैरन में तो समतल रहती है, बैड लैंड हो गया कि यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। आप चंबल में देखे होंगे, चंबल में ठीक इसी तरीके से बैड लैंड्स पाए जाते हैं जहाँ पे गलीज बनी हैं, डीप चैनल बने हुए हैं, उसको रवाइंस कहते हैं। चंबल इसीलिए फेमस था, वहाँ के जो डाकू थे, पुलिस आती थी तो उसी एरिया में जाके छुप जाते थे। काफ़ी सारे भूल भुलैया टाइप का था, बना रहता है, वो चैनल्स बने रहते हैं जो कि सिर्फ उन्हें पता था, इसलिए वहाँ के डाकू जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे, यही रीज़न था। सम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सोइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है कि जब भी पानी का बहाव होता है तो सॉइल के ऊपर वाली जो रीजन होती है वो उसको बहा के अपने साथ ले जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन जो विंड के अभाव से होता है उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन आर कॉज ऑल्सो ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर आपके खेती करने का तरीका सही नहीं है उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, अगर आप प्लोइंग गलत डायरेक्शन में करते हो तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप हिली रीजन में आप जैसे टेरेस फार्मिंग वगैरह करते हो तो उससे क्या है कि सॉइल इरोजन का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर रीजन, कॉन्टूर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। जैसे देखिए काउंटर फॉर्मिंग भी होती है, फार्मिंग होती है, जिसमें कि आप एक पहाड़ पे ये मेनली आप हिली एरियाज़ में ही आपको देखने को मिलती है काउंटर फार्मिंग। ये आप प्लोइंग करते हो आप किसी भी पौधे की, तो वो एक इस डायरेक्शन में होती है कि जिसकी वजह से जो ऊपर से पानी बह के नीचे आता है तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट करती है, ताकि वो जितने भी सॉइल के मिनरल्स वगैरह हैं, सॉइल का जो फ्लो है उसको रोकती है। तो इस डायरेक्शन में फार्मिंग वगैरह, काउंटर फ्लोइंग की प्रोसेस अगर आप सही से करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन वो बचेगा। ठीक है, ये कुछ हैं प्रोसेस हैं, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये सब कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आप सॉइल इरोजन रोक सकते हो। ठीक है, इस एंड पे मैं अपने लेक्चर ख़त्म करता हूँ और एज़ यूजुअल मैं बताता हूँ कि कोविड-19 से हमेशा प्रिकॉशन आपको हमेशा बताया, पिछले वीडियो में भी बताया है, और हमेशा बच के रहिए, है ना। प्रिकॉशंस को पूरी अच्छी तरीके से लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, और अगर निकलें सामान लेने तो मास्क पहन के ही निकलिए, और किसी को टचिंग अवॉइड करिए, 1 मीटर की दूरी हमेशा बना के रखिए। तो ठीक है, लास्ट में मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, और दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहें। धन्यवाद।